नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकारों की गिरफ्तारी, जांच और जमानत याचिका के मामले में अदालतों के फैसले में अगर इतना अंतर होगा तो लोग सवाल करेंगे ही कि क्या कानून का पैमाना किसी खास पत्रकार के लिए ही है या सभी के लिए है। एक पत्रकार के मामले की सुनवाई जल्दी हो जाती है और बाकी पत्रकारों या सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुनवाई में काफी वक्त लग जाता है। मुमकिन है कि केस और जांच की जटिलता के कारण अंतर आ जाए, लेकिन क्या अंतर इतना होना चाहिए कि 83 साल के कैदी की निजी स्वतंत्रता पर बात ही ना हो और सत्ता के करीब देखे जाने वाले एक पत्रकार की निजी स्वतंत्रता एक उदाहरण बन जाए। अगर निजी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी है तो क्या एक की जाए या सभी की जानी चाहिए। पैट्रिशिया मुखीम मेघालय के शिलोंग टाइम्स की संपादक हैं और पद्मश्री भी। 6 जुलाई को इनके खिलाफ विलेज काउंसिल ने पुलिस में 153A के तहत शिकायत दर्ज की कि इनके एक फेसबुक पोस्ट से जनजातीय बनाम गैर जनजातीय समुदाय के बीच शत्रुता बढ़ती है और सद्भावना को खतरा पहुंचता है। उन्होंने हाईकोर्ट में FIR निरस्त करने की याचिका लगाई तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि कानून की प्रक्रिया के तहत जांच एजेंसी को जांच की छूट मिलनी चाहिए। अब वे सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुखीम ने अपने फेसबुक पोस्ट में 5 लड़कों पर जानलेवा हमला करने वालों की पहचान न कर पाने के कारण विलेज काउंसिल की आलोचना की थी। वायर की रिपोर्ट के अनुसार इस पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि जनजातीय और गैर जनजातीय समाज के बीच अधिकार और सुरक्षा को लेकर तुलना करने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत मानती है कि इससे समाज में शत्रुता की भावना फैलती है और सद्भावना खराब होती है। पैट्रिशिया मुखीम मेघालय की हैं, इसलिए दिल्ली से उनके लिए आवाज नहीं उठी। आज उन्होंने एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि संपादकों की यह संस्था सिर्फ उन्हीं पत्रकारों का बचाव करती है जो सेलिब्रिटी हैं, लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि गिल्ड उनके मामले में चुप रहा। वे भौगोलिक और हैसियत के लिहाज से हाशिए से आती हैं, इसलिए उनके मामले में तेजी नहीं दिखाई गई। I have resigned from the Editors Guild of India, of which I have been a member. And the reason for my resignation is because when the High Court of Meghalaya refused to quash an FIR holding me guilty under different sections of law for creating communal tension, I brought this to the attention of the Guild since Tuesday last, but there was complete silence from their side. Whereas they were very quick to give a statement on behalf of Arnab Goswami, the celebrity anchor of Republic TV. Although he was arrested on a case that is non-journalistic in nature, it was a case of abetment to suicide. वैसे गिल्ड अन्य पत्रकारों के बारे में बोलता तो है, लेकिन पैट्रिशिया के मामले में उसकी चुप्पी अखरती है। मेघालय और कश्मीर के पत्रकार अपने पेशेवर संगठन में भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पैट्रिशिया का इस्तीफा फिर से इस बहस को केंद्र में लाता है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में अदालत और प्रेस की संस्थाएं किस तरह सक्रिय हो गईं, मगर मेघालय की पैट्रिशिया या कश्मीर के पत्रकारों के मामले में वैसी सक्रियता नजर नहीं आती है। अर्नब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बहस के दौरान हुई टिप्पणियों के बाद अन्य पत्रकारों और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि अदालत का पैमाना एक जैसा नजर नहीं आता है। किसी केस में अदालत सही कदम उठाती है तो उसी से मिलते जुलते केस में तत्काल कदम क्यों नहीं उठाती है। ऐसे उदाहरणों के सहारे यह बहस आगे बढ़ाई जा रही है। अर्नब गोस्वामी के मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच सुनवाई कर रही थी। अर्नब के खिलाफ मामले निरस्त नहीं हुए मगर जमानत दे दी गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने निजी स्वतंत्रता को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। कुछ टिप्पणियां इस तरह से थीं। उन्होंने कहा कि आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, वरना तब हम स्वतंत्रता के विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें एक मजबूत संदेश भेजना होगा। एक महिला को पश्चिम बंगाल में एक ट्वीट के लिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने लॉकडाउन की आलोचना की थी। उसे 41A के तहत समन जारी किया गया। क्या यह उचित है और ऐसा हो सकता है? अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा? इस टिप्पणी की खूबी यह है कि ये एक का बचाव तो करती है
मगर ऐसे ही अनेक का बचाव न करने पर इसकी कठोर समीक्षा भी होने लगती है। सवाल उठने लगा है कि फेसबुक पर टिप्पणी करने या सरकार पर सवाल उठाने के मामले में कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में अदालत का यह पैमाना क्यों नहीं लागू होता है। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा था इसी मामले में कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित 100 में से 99 मामलों में दूसरी तरफ से हैं। इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आज जो करेंगे वो परिभाषित करेगा कि हम उन 99 मामलों में क्या करेंगे। जाहिर है इस लिहाज से उन 99 मामलों को लेकर अदालत को याद दिलाना भी उतना ही जायज और जरूरी भी है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास भेज दिया। अर्नब गोस्वामी के मामले के बाद 16 नवंबर को पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मामला आया। लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 के तहत याचिकाओं को बढ़ावा ना मिले। हम नोटिस जारी कर देंगे लेकिन फिर भी आपको हाई कोर्ट भेज सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के वक्त सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी जाती है। अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के तहत कई मामले आ चुके हैं, ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं आए हैं। एक पत्रकार जेल में है, चाहता है कि अदालत विचार करे। कपिल सिब्बल केरल पत्रकार संघ की तरफ से पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कप्पन को उनके वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। सामान्य नजर से देखें तो एक पत्रकार के मामले में एक फैसला नजर आता है, दूसरे पत्रकार के मामले में फैसला कुछ और नजर आता है। क्या कानून की नजर से भी ऐसा देखा जा सकता है? अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, जो कहा गया और तेजी से फैसला आने पर अभी भी आलोचनात्मक समीक्षा हो ही रही है और लेख लिखे जा रहे हैं। टेलीग्राफ, हिंदू, एक्सप्रेस के संपादकीय लेखों की भी चर्चा हो रही है। ये तीनों अंग्रेजी के अखबार हैं। हिंदू ने 13 नवंबर के संपादकीय में लिखा है, जिसका शीर्षक था कि एक और सभी के लिए निजी स्वतंत्रता पर उसके कुछ अंश इस तरह से हैं। अर्नब गोस्वामी का मामला हमेशा ही जमानत के लिए उपयुक्त था, मगर यह साफ नहीं है कि अदालत ने उनकी निजी स्वतंत्रता के लिए जमानत की जो नियमित प्रक्रिया है उसकी अनुमति क्यों नहीं दी। सत्र न्यायालय के सुने जाने से पहले अर्नब गोस्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे। जब सत्र न्यायालय के पास सुने जाने का विकल्प था तो बॉम्बे हाई कोर्ट के खारिज करने के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर ऊंची अदालतें यही कहती हैं कि जब विकल्प है तो पहले निचली अदालत में जाइए। जब वहां से फैसला हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसलिए हैरानी की बात यह है कि अंतरिम जमानत की याचिका को इतनी जल्दी सुना गया। हिंदू अखबार ने आगे लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका को मेडिकल ग्राउंड पर भी सुनने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आपके मामले में काफी दम तो है, आप नियमित बेल के लिए क्यों नहीं जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि अदालत अपने विस्तृत फैसले में बताएगी कि किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों में नियमित बेल की प्रक्रिया को ओवर रूल करते हुए पहले सुन सकता है और क्या मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश को किसी केस में उसी दिन अंतरिम जमानत देनी चाहिए। संपादकीय में हाल के कई मामलों का जिक्र है कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक प्रश्न होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने की जल्दी नहीं दिखाई, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के मामले में दिखाई गई। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय का भी जिक्र जरूरी है, जो 14 नवंबर को जस्टिस लेक्चर के नाम से छपी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय की जवाबदेही का वर्णन करते हुए एकदम सही कहा है। ये एक्सप्रेस लिखता है कि एक पल के लिए अर्नब गोस्वामी को भूल जाएं। अगर हम संवैधानिक अदालत के नाते कानून का पैमाना नहीं तय करेंगे और निजी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस मामले में अति साधारण स्पष्टता दिखाई गई है, जबकि निजी स्वतंत्रता के मामले में ऐसा लगता है कि आंखें मूंद ली गई हैं, जो हफ्तों और महीनों से सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक बनाम राज्य के कई मामलों में खुद ही ऊंचा पैमाना नहीं बनाया है, चाहे कश्मीर में हैबियस कॉर्पस का मामला हो या पत्रकारों पर विचित्र आधार पर देशद्रोह से लेकर आतंक की धाराएं लगाने का मामला हो, जबकि पत्रकार अपना काम ही कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पाया है कि जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 ऐसे मामले पड़े हैं जिनका संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। 10 में से जिन 4 मामलों में राहत दी गई है उनमें याचिका का सरकारी वकील द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया।
दोनों ने एक ही लाइन पर बहस की। इसके विपरीत 6 मामले ऐसे थे जहां स्टेट की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। ऐसे मामलों में कोर्ट से राहत नहीं मिली। शब्दशः और संपूर्ण अनुवाद मुश्किल है, न संपादकीय का, न जजों की टिप्पणियों का, और जगह की कमी भी है। एक्सप्रेस ने यह भी लिखा है कि कुणाल कामरा के मामले में अवमानना की जो अनुमति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करने में देरी ना करे। वहीं के वेणुगोपाल कुणाल कामरा के मामले में अवमानना की इजाजत देते हैं। मोदी जी ने जन्म ही इसलिए लिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब हैं। फैजान साहब, मेरा सवाल यही है बुनियादी तौर पे कि निजी स्वतंत्रता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके संदर्भ में भी बता दें, और जो संविधान